अंजू स्टूडेंट का आपके पास किसी के पास कोई मैसेज आया था पहले क्लास वगैरह के बारे में? कोई मैसेज नहीं आया था क्लास चल रही है कि नहीं चल रही? अभी उसकी कॉल आई थी तो अभी उसने नंबर भेजा था अपना, उसको ऐड तो कर लिया है, बट उसका ये पता नहीं कि इसी चलो यही है, ज्वाइन होगी तो वो आ जाएगी। चलिए बेटे हम क्या कर रहे थे, आज हमने करना है मॉडर्न वर्ल्ड में आपका समाजवाद का उदय और उसमें बोल्शेविक क्रांति। आज हम ये करेंगे, राइज ऑफ सोशलिज्म। ए 155 मैं दरवाजा बंद करके जाए, दरवाजा बंद कर जा, मेरी क्लास चल रही है, तारी आवाज आवे। चलो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे आपका राइज ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सभी तक? तो आज हम करेंगे समाजवाद का उदय किस तरह से हुआ था, कि जो समाजवाद है वो आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। इसका लक्ष्य है सामाजिक न्याय पर आधारित शोषण रहित एक नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना, ठीक है। जो श्रमजीवी है वो जनता को समाजवाद ने पूंजीवादी निर्मम शोषण व कष्टों से मुक्ति का मार्ग दिखाया, उन्हें एक आदर्श समाज की स्थापना की प्रेरणा दी। और जो बर्ट्रैंड रसल उसने अपनी पुस्तक परपोज्ड रोड्स टू फ्रीडम में लिखा था कि जो समाजवाद है वो 19वीं शताब्दी के दर्शन का एक प्रेरक बल था और इसने मानव जाति को एक बेहतर व्यवस्था देने के लिए कल्पनाशीलता के साथ सार्थक प्रयास किया। वस्तुतः समाजवाद का विचार पूंजीवादी व्यवस्था के दुष्परिणाम की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया और अपने प्रारंभिक स्वरूप में यह आदर्शवादी अथवा स्वप्न लोकीय था, लेकिन कार्ल मार्क्स ने इतिहास और समाज का गहन अध्ययन करके एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इसके आधार पर ही समाजवाद को उन्होंने स्वप्नलोक से निकालकर वैज्ञानिक धरातल पर स्थापित किया कि जो समाजवाद है वो एक स्वर्ग में कहते थे कि यहाँ क्या जो पुण्य करते हैं उसका फल हमें स्वर्ग में जाके मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने इसको वैज्ञानिक धरातल पर लाकर स्थापित किया और उसे जन क्रांति का स्वरूप भी दिया।
साथ ही प्रस्तुत अध्याय में हम करेंगे कि जो समाजवादी चिंतन है उसका उदय किस तरह से हुआ था, विकास और उसकी समाजवादी जो आंदोलन है उसके विभिन्न देशों में विकास का भी हम आज वर्णन करेंगे। ठीक है? इसमें करेंगे सबसे पहले हम कि जो समाजवादी है उनके विचारों का किस तरह से उनके विचारों की ग्रोथ हुई थी, विकास हुआ था कि समाजवाद का विचार सर्वप्रथम इंग्लैंड में अंकुरित हुआ था। ठीक है? समाजवाद से वो उदय हुआ, इंग्लैंड से उदय हुआ, सॉरी, इंग्लैंड से समाजवाद उदय हुआ था और पूंजीवाद का प्रारंभ विश्व में इसी देश से ही हुआ था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन में पूंजीवाद पनपने लगा था और साथ ही नई सामाजिक विषमता भी प्रकट होने लगी थी। और इसी प्रारंभिक दौर में टॉमस मूर का जो शासनकाल बताया है वो बताया है 1478 ईस्वी से 1535 ईस्वी। जो टॉमस मूर थे उसने प्रारंभिक दौर में यूटोपिया नामक पुस्तक लिखकर तत्कालीन ब्रिटिश समाज के लिए एक चुनौती प्रस्तुत की थी। यूटोपिया शब्द का अभिप्राय है आनंद का निवास स्थान। मूर ने अपनी जो रचना है उसके पहले भाग में इंग्लैंड की तत्कालीन अवस्थाओं के बारे में भी बत्सना की विशेषता वह अमीरों और गरीबी के शोषण की निंदा करते थे। साथ ही वह अमीरों द्वारा धन प्राप्ति के लिए अपनाए गए अनेक तरीकों जैसे कि लूटमार है, शोषण करते थे, दास व्यापार करते थे, उनके ऊपर तीखा प्रहार किया है, उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना की है। और पुस्तक के दूसरे भाग में वह ऐसे द्वीप की कल्पना करते हैं जिसमें कोई परजीवी नहीं है। सभी लोग दिन में 6 घंटे काम करते हैं और इतना उत्पादन करते हैं कि सभी लोगों की ज़रूरतें उससे ही पूरी हो जाती। और इस जो छप्पन लोकीय व्यवस्था है, जो छप्पन से जो लोक है छप्पन का, उसे उसी व्यवस्था में केवल वैज्ञानिकों को ही कार्यक्षम से मुक्त रखा गया है। नेक्स्ट आपका प्रारंभिक समाजवादी चिंतक। प्रारंभिक समाजवादी चिंतक कौन थे? जैसे कि मूर ने सामाजिक विज्ञान की तरह कोई विश्लेषणात्मक परख अध्ययन तो नहीं किया था और न ही यह उन दिनों में संभव था, फिर भी उसने एक आदर्श समाज की काल्पनिक तस्वीर जरूर प्रस्तुत की थी। इसके बाद 16वीं से 19वीं सदियों के बीच यूरोप में बड़ी संख्या में ऐसे विचारक हुए जो मूर की तरह आदर्श समाज के सपने संजोए हुए थे। इन्हें यूटोपियाई समाजवादी भी नाम दिया गया था। इसमें जो समाजवादी थॉट्स थे वो थे फर्स्ट आपका सेंट सेंट साइमन कौन था कि 1760 ईस्वी में से 1885 ईस्वी तक सेंट साइमन का जो शासनकाल था और वो फ्रांस के एक सामंत परिवार में पैदा हुए थे सेंट साइमन। और यह समाजवाद का प्रदर्शक भी था। वह श्रमिकों व गरीबों का हितैषी था और वह राजनीति को मुख्यतः उत्पादन का विज्ञान माना जाता था और उनकी दृष्टि में समाज में केवल उत्पादक वर्ग ही सबसे अधिक महत्व रखता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वह ऐसे समाज की कल्पना करता था जिसमें गैर उत्पादक वर्ग जैसे कि सामंत हैं, पूंजीपति हैं, व अन्य वर्ग है कोई भी न हो और अंतिम तौर पर सभी मेहनतकश वर्ग के लोग ही निवास करते हों। इसके लिए वह मानव समाज को वैज्ञानिक आधार पर पुनर्गठित करने पर भी बल देता है और जिसमें उत्पादन और वितरण पर राज्य का नियंत्रण हो सके ताकि आर्थिक जीवन को नियोजित किया जा सके। जिसमें बेरोजगारी या गरीबी है या भूखमरी न रहे ये सब। और वह ऐसे समाज की व्यवस्था की स्थापना की बात करता था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे और उसको उसे उतना ही पारिश्रमिक मिले जितना कि उसने परिश्रम किया है। मतलब जितना उसने काम किया है उसके अकॉर्डिंग ही उसको पैसे दिए जाए उसके परिश्रम के। नेक्स्ट आपका चार्ल्स फूरियर। चार्ल्स फूरियर कौन था? चार्ल्स फूरियर इसका शासनकाल 1772 ईस्वी से 1837 ईस्वी है। और सेंट साइमन की बात ही चार्ल्स फूरियर भी फ्रांस का ही काल्पनिक समाजवादी विचारक था। वह औद्योगिकरण का समर्थक नहीं था, वह प्रतिस्पर्धा और उपभोक्तावादी संस्कृति का आलोचक था।
जिसमें आय का समान वितरण हो, धन का अपव्यय न हो, शांतिपूर्ण सामंजस्य का वातावरण हो। वह बच्चों को सार्वजनिक शिक्षा और स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाने का पक्षधर भी था। उसने सहकारिता के आधारित एक ऐसे आदर्श समाज या समाज की रूपरेखा भी प्रस्तुत की जो उसकी कल्पना थी और कल्पना ही बनी रही थी। और उसने कहा है कि राजाओं, बेकरों और अमीर या कारखानेदारों को चिट्ठियां लिखता था और फिर बड़े धैर्य के साथ इस बात का इंतजार करता था कि एक न एक दिन कोई ऐसा अमीर उसके गरीब खाने में आएगा जो उसके विचारों को कार्यान्वित करेगा। और जो सारा जीवन उसने इसी इंतजार में, गरीबी और फटेहाल में बिताया। निश्चय ही उसके विचार एक सुखमय समाज की कल्पना थे जो समाजवाद का आदर्श संजोए हुए थे। नेक्स्ट है आपका रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन, इसका शासनकाल 1771 ईस्वी से 1858 ईस्वी है। इंग्लैंड के एक संपन्न परिवार में रॉबर्ट ओवेन का जन्म हुआ और इस असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था वो है, और अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर ही न्यू लैंडमार्क में सूती वस्त्र उद्योग का मालिक बन गया था। इस मिल को उसने एक आदर्श मॉडल बनाकर ख्याति प्राप्त की। उसने 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल मजदूरी को अपने कारखाने में समाप्त कर दिया और काम के घंटे 16 से घटाकर 10.5 कर दिए थे। उसने श्रमिकों के लिए सुंदर निवास स्थान, अस्पताल तथा उनके बच्चों के लिए विद्यालय बनवाया। बस्ती की साफ सफाई का उचित प्रबंध भी किया गया था। रॉबर्ट ओवेन का एक आश्चर्यजनक प्रयोग था। इससे उसकी विश्व में इतनी ख्याति बढ़ी कि राजनीतिज्ञ और उद्योगपति उससे परामर्श मांगने लगे थे। 1813 ईस्वी में उसने प्रसिद्ध पुस्तक समाज विषयक नवीन दृष्टिकोण लिखी जिसमें न्यू लैंडमार्क के अनुभव का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आपका कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स औद्योगिक पूंजीवादी युग की विलक्षण प्रतिभा थे। आपने बहुत बार नाम भी सुना है कार्ल मार्क्स का। वह एक मानवतावादी भी थे और वह भी काल्पनिक समाजवादियों की भांति मजदूरों की शोचनीय दशा से पीड़ित हुए थे। लेकिन मार्क्स ने श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए कोई काल्पनिक योजना नहीं बनाई थी, बल्कि उन्होंने उन शक्तियों व नियमों को खोजने का प्रयास शुरू किया जिनसे समाज में परिवर्तन होता है। दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन से वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सामाजिक परिवर्तन कुछ लोगों की इच्छाओं एवं बुद्धि पर निर्भर नहीं करते, जैसा कि प्रयास साइमन फूरिये और ओवेन जैसे मानवतावादी विद्वान कर रहे थे। यह परिवर्तन उत्पादन की शक्तियों व भौतिक परिस्थितियों के विकास पर निर्भर करते हैं। उन्होंने यह रेखांकित किया कि जिस प्रकार से समाज में दास प्रथा वाले समाज से सामंतवाद और सामंतवाद से पूंजीवाद में समाज का परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार पूंजीवाद का अंत भी अपरिहार्य है। और पूंजीवाद शोषण और अंतर्विरोधों से भरी हुई व्यवस्था है जो स्थायी नहीं है, और इस व्यवस्था में ही वो कारण मौजूद हैं जो इसे बदल देंगे। वस्तुतः यह एक वर्णाश्रम व्यवस्था है और इसके बाद विश्व में शोषण रहित साम्यवादी व्यवस्था आएगी। मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवादी चिंतन को उनके अनुयायियों ने मार्क्सवाद की संज्ञा दी और मार्क्स के चिंतन के 4 पक्ष उन्होंने बताए हैं। फर्स्ट है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, कि जो मार्क्स के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। इसके अनुसार भौतिक पदार्थ इस जगत का आधार है, कि पदार्थ गतिशील है, अर्थात प्रत्येक भौतिक वस्तु में हर पल आंतरिक गति विद्यमान रहती है और यह गति सीधी एवं सरल नहीं, टेढ़ी मेढ़ी भी है, द्वंद्वात्मक है। इसके 3 अंग भी होते हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। संवाद फिर वाद का रूप धारण कर लेता है और यह गति निरंतर बनी रहती है। विश्व के विकास का स्वरूप इसी द्वंद्वात्मक गति से निर्धारित होता है। नेक्स्ट बेटे आपका ऐतिहासिक भौतिकवाद,
कि मार्क्स ने प्रकृति के द्वंद्वात्मक नियमों को समाज पर लागू करके मानव इतिहास की व्याख्या की। इसे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या अथवा ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि इतिहास में परिवर्तन क्यों होते हैं और पूंजीवाद का अंत अपरिहार्य क्यों है। वह एक सामान्य तथ्य से बात शुरू करते हैं और मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन, वस्त्र और आश्रम जो आश्रय है वो जरूरी है, और उन्हें प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो क्रियाकलाप करता है उसमें एक उत्पादन प्रणाली का निर्माण होता है, और उत्पादन प्रणाली को भी इसने दो भागों में बांट डाला है, उत्पादन की शक्ति और उत्पादन के संबंध। समाज में परिवर्तन इन दोनों में निरंतर संघर्ष के फलस्वरूप ही होता है। उत्पादन की शक्तियों में विकास होता रहता है और इसी विकास के अनुरूप संबंधों में को भी बदलना पड़ता है। नेक्स्ट बेटे आपका थर्ड पॉइंट, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कि वर्ग संघर्ष किस तरह से हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स एवं एंगल्स ने सर्वाधिक और जोर वर्ग संघर्ष कर दिया था। उनका कथन है कि आज तक के शोषण जो संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। वर्ग संघर्ष का जो इतिहास है वो सिद्धांत है वस्तुतः ऐतिहासिक भौतिकवाद का ही एक अंग है। इसके अनुसार आदिम साम्यवाद में जब उत्पादन के साधनों जैसे कि जमीन है, औजार है, पर सभी का साझा अधिकार था, तब कोई वर्ग संघर्ष नहीं था। केवल प्रकृति से मनुष्य का संघर्ष था। उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन हुआ, अर्थात मनुष्य के ज्ञान बढ़ा और औजार अधिक कारगर बन गए, तो खेती और पशुपालन की शुरुआत भी होने लगी थी। इस जिसमें सामंत प्रथा भी आई थी और सामंत वर्ग ने कृषकों का शोषण किया, भूस्वामियों का शोषण किया। सामंत व कृषक के बीच कई तरह की लड़ाइयाँ भी छिड़ी, जिसके कारण सामंतवाद ने कृषकों को दबा दिया था। नेक्स्ट है आपका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत में है मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु के दो मूल्य होते हैं, उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य। उपयोग मूल्य का अर्थ वस्तु की उपयोगिता से है। वह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि इसमें कितना मानव श्रम लगा हुआ है, जैसे हवा, जल या प्रकृति से प्राप्त कोई और वस्तु जिसमें मेहनत न लगी हो। परंतु विनिमय मूल्य नहीं है। विनिमय मूल्य उसी वस्तु का होता है जिसमें मानव श्रम लगा होता है। जितना अधिक किसी वस्तु को बनाने में श्रम लगा होता है उतना ही उस वस्तु का मूल्य अधिक होता है। और मार्क्स के जो मूल्य है संबंधी इस सिद्धांत को एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है कि जो मान लीजिए कि एक श्रमिक और एक फैक्ट्री में 8 घंटे काम करके एक मेज तैयार करता है जो बाजार में 300 रुपए की बिकती है। पूंजीपति श्रमिक को 50 रुपए मजदूरी देता है और 100 रुपए लकड़ी किराया, ब्याज था, औजारों व मशीनों की घिसाई इत्यादि पर खर्च करता है। 300 में से 150 निकाल कर जो शेष 150 रुपए बचते हैं वह उस मेज का अतिरिक्त मूल्य है, जिसे पूंजीपति अपना मुनाफा कह बताता है। अतिरिक्त मूल्य को स्पष्ट करते हुए मार्क्स लिखता है कि यह उन दो मूल्यों का अंतर है जिन्हें एक मजदूर पैदा करता है और जो वास्तव में पाता है। नेक्स्ट है आपका मार्क्स के समकालीन समाजवादी चिंतक। कि मार्क्स के समकालीन समाजवादी चिंतकों की संख्या काफी विशाल है। इन विचारकों ने श्रमिक वर्ग की खुशहाली के लिए समाजवाद की अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की। यह चिंतन मंथन का दौर है, परंतु इसी वैचारिक संघर्ष से मार्क्सवाद का विकास हुआ और लुई ब्लॉ जिसका शासनकाल 1811 ईस्वी से 1882 ईस्वी तक है, फ्रांस का प्रभावशाली विचारक और श्रमिक नेता था। उसने बेकार श्रमिकों को काम दिलवाने के लिए राष्ट्रीय कारखाने अथवा सामाजिक कार्यशालाओं की स्थापना पर जोर दिया। 1848 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति के समय
उसे अंतरिम सरकार में आर्थिक मंत्री बनाया गया था। तब उसने ऐसी कार्यशालाओं की स्थापना की, परंतु क्रांति को दबा देने के पश्चात उसके यह प्रयास विफल हो गए थे। इसी तरह से फ्रांस के प्रूदो मजदूर आंदोलन की प्रेरणा थी। प्रारंभ में मार्क्स पर प्रूदो का भी काफी प्रभाव पड़ा था। यहाँ तक कि मार्क्स ने प्रूदो की एक रीति को आधुनिक समाजवाद की स्थापना के लिए सर्वहारा की राजनीतिक शक्ति को रेखांकित किया। ये थे बेटा आपका मार्क्सवाद और समकालीन चिंतक। क्लियर है सभी बच्चों को? ओके, 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 ओके बेटा, सेकंड क्लास ज्वाइन कर लेना अभी, ठीक है?